मसूरी में रहने वाली शिवानी का घर ऊंची पहाड़ियों पर था। शिवानी के पिता एक गाइड थे। मसूरी घूमने आए लोगों को वो घुमाते फिराते, मसूरी दिखाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उससे वो अपना परिवार पालते। अपने बाबा को इतनी मेहनत करता देख एक रोज शिवानी अपने बाबा से बोली, बाबा, सारा दिन पहाड़ों में चलते चलते आपके पैरों में छाले भी पड़ गए, क्यों ना मैं भी आपकी मदद करने के लिए थोड़े से पैसे कमाऊं। मेरी रानी बिटिया कितना सोचती है अपने बाबा के बारे में। शिवानी, शादी की उम्र हो रही है तेरी, जिस दिन अच्छा घर मिल गया ना, सोच तेरा ब्याह पक्का। अरे ब्याह से याद आया, कल मुझे मनोहर मिला था ना, उसने एक अच्छा सा घर बताया है। बढ़िया घर है, 2 ही भाई हैं। अरे वाह, फिर तो आप जल्दी बात आगे बढ़ाइए जी, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए। कुछ ही दिनों बाद अंशुल और शिवानी का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन शिवानी की सास इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अरे गायत्री, तेरी छोटी बहू क्या लाई है दहेज में? क्या ही लाएगी, वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी कपड़े। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू तो खूब दहेज लाई थी। तभी बड़ी बहू मेघना भी आ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी वाले हैं, उसके बाप की तरह कोई गाइड नहीं है। पर्दे के पीछे खड़ी शिवानी ये सब बातें सुन रही थी। फिर वो रोते हुए अंशुल से बोली, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ कार ही तो नहीं दी। पैसे भी मेरी शादी के लिए उन्होंने खूब कर्जा लिया हुआ है। अब माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम बुरा मत मानना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम माँ की सेवा करना। तभी मेघना भी वहां आ जाती है। हाँ हाँ देवर जी, अब तो जैसी यही सेवा करेगी, हम तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो बस इसे समझा रहा था। शिवानी ने अपने प्यार और सेवा से सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। ऐसे ही समय बीता, बरसात का मौसम आ गया। उस साल बारिश का खूब कहर बरसा। जोरों की बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे, पहाड़ खिसक रहे थे, पत्थर गिर रहे थे। चारों ओर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। शिवानी का जेठ सुधीर बोला, अरे जल्दी से अपना सामान समेटो मेघना, और ये माँ और अंशुल, शिवानी वो क्या कर रहे हैं, उनसे कहो जल्दी करो। तुम उनकी छोड़ो और अपनी सोचो, वो लोग कोई बच्चे नहीं है। और माँ जी तो वैसे भी बूढ़ी हो गई है, उनकी तो उम्र पूरी हो चुकी है। उसकी ये बात गायत्री सुन लेती है। वो उदास हो जाती है और अपने छोटे बेटे और बहू के पास जाकर कहती है, तुम भी अपना सामान समेट कर चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू कह रही थी कि मेरी तो अब उम्र पूरी हो चुकी है। माँ जी, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको अकेले छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, अब चलो, ये बातें करने का समय नहीं है। सुधीर और मेघना तो पहले ही अपने बच्चों के साथ वो घर छोड़ चुके थे। फिर शिवानी और अंशुल भी गायत्री के साथ निकल गए। फिर अगली सुबह पता चला कि जिस पहाड़ पर उनका घर था वो सारा ढह गया और उसमें उनका घर भी नष्ट हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी जान बचा ली। न जाने भैया भाभी कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की। वो तो हम सबको छोड़कर ऐसे भागे जैसे सबसे पहले प्रलय उनके ऊपर आएगी। जान तो बच गई हमारी, लेकिन हमारा सब कुछ तबाह हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, मेरे बाबा के घर चलते हैं। हमारा घर छोटा है, लेकिन बाबा और माँ का दिल बहुत बड़ा है। वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। अब मुझे और शर्मिंदा मत कर मेरी बहू। जो अमीर थी वो तो बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। अब तू ही मेरा सहारा है। चलो, मुझे अब बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। यहाँ मंचूरियन मिलते हैं, चलो वही जाकर खाते हैं। सब लोग मंचूरियन खाने बैठ गए, लेकिन उन्हें खाते खाते शिवानी एक सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो शिवानी? एक बार बाबा को किसी टूरिस्ट ने मंचूरियन दिए थे। बाबा वो घर ले आए थे, फिर मैंने उसे पराठे के साथ खाए थे। वो बड़ा ही टेस्टी था। मैं सोच रही हूँ अब अपने पास कोई काम तो है नहीं, क्यों ना मैं पराठे के अंदर मंचूरियन बनाकर बेचूं? टूरिस्ट को बहुत पसंद आएगा। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू करेंगे। अगर ये काम चल निकला तो हम अपना घर ले लेंगे। शिवानी ने फोन पर मंचूरियन की रेसिपी देखी और उसे बनाकर पराठे में भरकर बेचना शुरू कर दिया। मंचूरियन पराठा, ये तो पहली बार सुना है भाई। मंचूरियन तो खाए हैं, लेकिन पराठे में भरकर नहीं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लाओ तो फिर दे दो। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसी तरह अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई। वो खूब कमाई करने लगी। टूरिस्ट लोग बिना उसके मंचूरियन पराठे खाए वापस नहीं जाते। कुछ समय बाद उन्होंने खुद का घर ले लिया। बेटी, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बाबा को गलत समझती थी, लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने हमें सहारा दिया और तुम फिर से हमारी जिंदगी को पटरी पर ले आई। फरिश्ते बनकर आए हो तुम यहाँ। माँ जी, अब आप पुरानी बातें भूल जाइए।
अब पहाड़ों में वो मंचूरियन पराठे वाली के नाम से मशहूर हो गई। उसने खुद का बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। साथ ही उसका काम काफी बढ़ गया। उसने कुछ लड़के अपने पास काम के लिए भी रख लिए। एक रोज उनके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग आए और वेटर से बोले, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। तभी शिवानी और गायत्री वहां आए। दीदी भैया, आप ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, और बच्चे इन्हें देखो, अंदर आओ अंदर आओ। और रामू, तू सबके लिए मंचूरियन पराठे ले आ दूध के साथ। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? हाँ, ये मेरी शिवानी बहू की मेहनत की कमाई से बना है। हमें माफ कर दो, हमारे तो हालात ही बुरे हो गए, हमारी तो भूखे मरने की नौबत आ गई। मुझे माफ कर दो माँ जी। शिवानी उन्हें माफ कर देती है। साथ ही उन्हें अपने साथ अपने घर में भी रख लेती है। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ममता, ओ ममता, अरे जल्दी आ, देख बारिश आने वाली है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी आ। आई माँ जी। ये है सरला और ममता। सरला ममता की सास थी। दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास था और ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में मुश्किल से बस 50 घर ही थे। सरला के पति नेपाल सिंह एक किसान थे, पर एक दिन बिजली गिरने की वजह से नेपाल सिंह और उनके बेटे कमलेश की मौत हो गई। फिर ममता और सरला ने खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, हे भगवान, पता नहीं तूने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हुआ माँ जी? कितनी मुश्किल से तो फसल पककर तैयार हुई थी, और अब ये बिन मौसम की बारिश कहीं फसल को खराब ना कर दे। भरोसा रखो माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, अब तो उनका ही सहारा है। सरला और ममता ने खाना खाया और सोने के लिए जमीन पर ही अपने अपने गद्दे लगा लिए। उन दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिंदगी जीने के लिए दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। ममता और सरला की आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज की वजह से उन दोनों की नींद टूट गई। तभी सरला ने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर, अरे ये तो कोई लड़की है। माँ जी देखो, इसके सिर से खून निकल रहा है। चल ममता, इसे अंदर ले चलते हैं। सरला और ममता उस लड़की को झोपड़ी के अंदर लेकर आ गए। उसकी सांसें चल रही थीं, पर उसे होश नहीं था। पूरे 2 दिन बाद उस लड़की को होश आया और फिर, जियांगती गोशे। हैं? क्या बोली? शेषे। माँ जी ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोले जा रही है। शे वातर वातर। अच्छा माँ जी, ये पानी मांग रही है। अच्छा, तो शेषे क्या कर रही है? सीधे पानी बोलना। माँ जी, हो सकता है कि इसके गांव में पानी को शे बोलते हो। सरला ने उस लड़की को पानी दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने नम आंखों से कहा, शीशे। ये शीशी मांग रही है क्या? नहीं माँ जी, वो हाथ जोड़ रही है, लगता है धन्यवाद बोल रही है। अरे वो तो ठीक है, पर इससे बात कैसे करें? कैसे पूछें कि ये कौन है और कहां से आई है? सरला और ममता को आपस में बात करते हुए देख यांगसुन समझ गई थी कि उसके होने से वो दोनों परेशान हो रही हैं। फिर उसने कहा, वो हुई जोधा। अरे मेरी माँ, हिंदी बोल, तेरी तो कोई बात समझ नहीं आ रही हमें। माँ जी, मुझे लगता है कि ये चीन से है और इसकी भाषा भी वहीं की लग रही है। पानी पीने के बाद वो लड़की बिस्तर से उठी और चलने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर में गहरा घाव था। वो चल नहीं पाई और वहीं गिर गई। तभी सरला ने उसे सहारा दिया। अरे अरे रुको रुको, तुम्हारे पैर में चोट है, पहले ठीक हो जाओ फिर चली जाना। सरला और ममता ने उसे सहारा देकर आराम से लिटा दिया। उस लड़की ने फिर से उन दोनों के सामने हाथ जोड़े और कहा, शीशे शीशे। हाँ हाँ, शीशी शीशी, तुम आराम करो शीशी। माँ जी, उसका नाम शीशी नहीं है। अब तुम इधर देखो, मैं ममता और ये मेरी सास है सरला। ममता ने अपनी सास के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उसकी ये बात यांगसुन को समझ आ गई और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यांगसुन, चाइना। सरला और ममता अब समझ गए थे कि यांगसुन चाइना से आई थी, मगर ना तो यांगसुन को हिंदी आती थी और ना ही सरला और ममता को चाइनीज। लेकिन प्रेम की भी तो एक भाषा होती है।
उसी दिन से सरला और ममता उसका बहुत ख्याल रखने लगे और धीरे धीरे ममता उसे हिंदी भी सिखाने लगी। एक दिन जब ममता और सरला खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि यांगसुन ने सबके लिए खाना बना रखा था। अरे वाह, यांग ने खाना बनाया है। अरे हाँ सच्ची, पर ये है क्या? माँ जी, ये मंचूरियन चाउमीन है। क्या बात है, चलिए माँ जी खाकर देखते हैं। अरे पर ये किसी मांस वांस से तो नहीं पकाया ना? सरला की बात सुनकर यांगसुन और ममता हंसने लगे। फिर चाउमीन खाते ही ममता ने कहा, अरे वाह क्या स्वाद है, कितना बढ़िया है ना माँ जी। सच में मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। सरला और ममता ने यांगसुन को गले से लगा लिया। उसने टूटी फूटी हिंदी भी सीख ली थी और फिर एक दिन उसने सरला को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरा नाम यांगसुन है। वहाँ चाइना में मेरे डैड, मतलब मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बुरे आदमी को बेच दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं वहां से भाग निकली और फिर मैं भागते भागते यहाँ पहुंच गई। यांगसुन के बारे में ये सब जानने के बाद सरला ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब उस दिन वो पहाड़ के ऊपर जो लोग घोड़े पर आए थे वो इसी की तलाश में थे। अब हम क्या करेंगे माँ जी, अगर वो लोग यहाँ तक पहुंच गए तो? नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, हम चले जाएंगे यहाँ से और जाकर शहर में रहेंगे, फिर कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, लेकिन हम शहर में रहेंगे कहाँ और वहां गुजारा कैसे होगा? ममता ने जायज सवाल उठाया था। तीनों सोचने लगे और फिर यांगसुन ने कहा, माँ जी, मेरे हाथ का मंचूरियन चाउमीन आपको कैसा लगता है? ये लो, हमें यहाँ टेंशन खाए जा रही है और तू बात कर रही है मंचूरियन खाने की। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको मंचूरियन चाउमीन अच्छा लगा तो हम शहर में उसे बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। ममता और सरला को यह आइडिया पसंद आया। सरला ने अपने जेवर गिरवी रखकर एक दुकान किराए पर ली और फिर तीनों ने मिलकर मंचूरियन चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। यूं तो शहर में कई ठेले थे, पर यांगसुन के हाथों में अलग ही स्वाद था जो लोगों को बहुत भाया। धीरे धीरे ममता और सरला भी वैसे ही चाउमीन बनाने में माहिर हो गई और फिर गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। फिर एक दिन, माँ जी, ममता दीदी जरा यहाँ आइए। हाँ बताओ क्या हुआ? ये देखिए कैसा लग रहा है। ममता और सरला ने ऊपर देखा तो उनकी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सास बहू की मंचूरियन चाउमीन। साथ में ममता और सरला की फोटो भी लगी हुई थी, जिसे देखकर ममता और सरला की आंखों में आंसू आ गए और फिर सरला ने रुंधे गले से यांगसुन की तरफ झुकते हुए कहा, शिष्य शिष्य। हाँ, लोग अपने बच्चों के नाम पर दुकान का नाम रख लेते हैं। ममता मेरी बहू है तो तू आज से मेरी बेटी।